वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 11। जब श्रुति लिफ्ट के अंदर एंटर हुई तो उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस इंसान ने श्रुति को अपनी तरफ खींचा और उसे लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। वह राम था जिसने यह हरकत की थी। जब श्रुति ने उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए वह डर से कांप गई। उस समय राम की आंखें गुस्से से लाल थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को जान से मारना चाहता हो। उसने श्रुति को लिफ्ट की दीवार से सटाकर लिफ्ट को लॉक करने वाला बटन प्रेस किया, जिससे लिफ्ट लॉक हो गई और वहीं रुक गई। यह लिफ्ट ऋषभ की प्राइवेट लिफ्ट थी। इसे उसके अलावा सिर्फ श्रुति को ही इस्तेमाल करने की परमिशन थी, इसलिए श्रुति राम के साथ इसी लिफ्ट से नीचे जा रही थी। राम ने श्रुति की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों को उसकी कमर से लगाकर उसे अपने पास खींच लिया। श्रुति के दोनों हाथ राम के कंधे पर थे और वह अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। श्रुति ने राम से कहा, श्रुति, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस दी और उसे खींचकर अपने और करीब कर लिया। श्रुति ने थोड़े सख्त लहजे में फिर कहा, श्रुति, आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा छोड़िए मुझे। राम ने अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहा, राम, क्यों छोड़ूं? हम बताओ क्यों छोड़ूं? श्रुति उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उसकी लाल आंखों से अब और ज्यादा डर लगने लगा था। वह कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। राम ने फिर कहा, राम, इतना बुरा लगता है मेरा छूना? तो किसका छूना पसंद है तुम्हें? इतनी तकलीफ होती है मेरे पास होने से कि मुझे हमेशा दूर धकेलती रहती हो, और उस लड़के के पास होने से उसे तो दूर नहीं करती। कुछ पल रुककर जब देखो तब तारा तारा करता हुआ तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है और किस लड़के की बात कर रहा है, पर जब राम के मुंह से खुद के लिए तारा सुना तो उसे एहसास हुआ कि राम ऋषभ की बात कर रहा है और वह उससे जेलस है। श्रुति ने राम की आंखों में देखकर गुस्से से कहा, श्रुति, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है किसी के मेरे पास आने से या मुझे कुछ भी कहने से? आप मेरे कुछ नहीं है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मुझसे दूर रहे, यही आपके और मेरे हम दोनों के लिए सही है। श्रुति की बात सुनकर राम के गुस्से की सीमा अब जैसे पार हो गई थी। उसने अपनी पकड़ श्रुति की कमर पर और कस दी, जिससे अब श्रुति को दर्द होने लगा था। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, राम, तुम सिर्फ मेरी ही। तुम्हें छूने का, तुमसे प्यार करने का या फिर तुमसे नफरत करने का हक सिर्फ मेरा है। समझिए आप मिसेस सिंघानिया। कुछ पल रुककर, और रही बात तुम्हारे उस बॉस की तो उसे समझा देना कि वह तुमसे दूर रहे, क्योंकि अगर मैं समझाने पर आया तो वह अपना सब कुछ भूल जाएगा। राम की यह सब बातें सुनकर श्रुति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने भी गुस्से के साथ कहा, श्रुति जी नहीं, आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, इसलिए अपने हक की बात नहीं करे तो अच्छा होगा। रुककर फिर से, और रही बात ऋषभ की तो मैं और वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राम ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, राम, और मैं तुम्हारा पति हूँ। यह सुनकर श्रुति के फेस पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई और उसने उसी लहजे में राम की आंखों में देखकर कहा, श्रुति, पति? क्या सच में? श्रुति के मुंह से क्या सच में? यह दो शब्द सुनकर राम के दिल में एक तेज दर्द हुआ। वह इस समय उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकता था। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह श्रुति की आंखों में देख सके। राम को यूं खुद से नजरें चुराते देख श्रुति ने एक लंबी सांस खींची और कहा, श्रुति, मुझे लगता है हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर उसने राम को खुद से दूर किया और लिफ्ट का ऑन करने वाला बटन प्रेस कर दिया, जिससे लिफ्ट शुरू हो गई और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट का डोर ओपन होते ही राम ने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी कार के पास ले जाने लगा। श्रुति ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर राम की पकड़ उसके हाथ पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, जिससे वह अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा नहीं पाई। लंच टाइम होने की वजह से सब लोग कैंटीन में थे और उसी वजह से किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा। राम उसे अपनी कार के पास लेकर गया और बैक सीट का डोर खोलकर उसे अंदर बैठा दिया। दूसरी साइड जाकर वह खुद भी अंदर बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, राम, घर चलो। ड्राइवर, ओके बॉस। इतना कहकर ड्राइवर ने कार घर की तरफ मोड़ ली। राम का इंडिया के हर शहर में अपना खुद का विला था, क्योंकि उसे होटल में रहना पसंद नहीं था। जैसे ही श्रुति ने राम के मुंह से घर सुना तो उसकी भौहें आपस में तन गई। उसने राम की तरफ देखकर कहा, श्रुति, घर? आपने तो कहा था कि आपको मुझसे कुछ काम है, इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं। फिर यह घर कहाँ से आ गया?
राम ने श्रुति की इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और कोई जवाब नहीं दिया। खुद को यूं इग्नोर होता देख श्रुति को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, श्रुति, कार रोकिए। मैंने कहा कार रोको। ड्राइवर ने भी श्रुति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, श्रुति, कार रोकिए वरना मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। श्रुति की यह बात सुनकर राम ने उसकी तरफ देखा। उसने श्रुति को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बैठा दिया। उसने श्रुति की तरफ देखकर कहा, राम, क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत रह सकती है मिसेस सिंघानिया? अपने लिए मिसेस सिंघानिया सुनकर श्रुति चीड़ गई और उसने कहा, श्रुति, मेरा नाम श्रुति है तो बेहतर होगा आप मुझे इसी नाम से बुलाए, समझे मिस्टर सिंघानिया। श्रुति के मुंह से अपने लिए मिस्टर सिंघानिया सुनकर राम के फेस पर स्माइल आ गई और उसने उसे जोर से हक कर लिया और उसे वैसे ही अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। जब राम ने श्रुति को हक किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को राम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की और कहा, श्रुति, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। राम ने मुस्कुराकर श्रुति पर अपनी पकड़ और कस दी और अपनी आवाज में प्यार भरकर उससे कहा, राम, शुश। श्रुति, कितना बोलती हो तुम। ओके, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर कुछ देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे छुटने की अपनी कोशिश भी बंद कर दी। उसने भी अपना सिर राम के सीने में छुपा लिया और वैसे ही बैठी रही। जब राम को श्रुति की धीमी सांसें अपने सीने पर महसूस हुई तब उसने अपना सिर नीचे झुकाकर देखा तो उसे पता चला कि श्रुति उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर आराम से सो रही है। उसने श्रुति को बिना चिंता के अपने सीने पर सर रखकर सोते हुए देखा तो उसका दिल प्यार से भर गया और उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नीचे झुककर उसके फोरहेड पर किस किया और उसे वापस से अपनी बाहों में समेट लिया। उसने श्रुति को देखकर मन में कहा, राम, ये बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह है। कोई इसे ऐसे देखकर कहेगा कि यह कुछ समय पहले मुझसे बहस कर रही थी और पूरी कार को सर पर उठा लिया था। यह कहकर उसने फिर से श्रुति के फोरहेड पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सिर पीछे सीट से टिका दिया। एपिसोड 12। तकरीबन 20 मिनट बाद कार एक आलीशान विला के आगे आकर रुकी। वह विला काफी बड़ा था और उसके चारों ओर गार्डन था। गेट से होते हुए एक सीधा रास्ता था। वह रास्ता एक फाउंटेन से क्रॉस होकर सीधा विला के आगे आकर रुकता था। कार के रुकते ही राम ने अपनी आंखें खोली और श्रुति को देखा जो अभी भी आराम से सो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। ड्राइवर ने राम को अपनी आंखें बंद करे आराम करते देख लिया था इसलिए उसे लगा राम सो गया है। कार के रुकते ही ड्राइवर पीछे मुड़ा और बोला, ड्राइवर, बॉस घर आ गया। राम अभी भी प्यार से श्रुति की तरफ देख रहा था, पर जैसे ही उसने ड्राइवर की आवाज़ सुनी तो उसने एक तीखी नज़र से उसे देखा जैसे कह रहा हो, राम, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की नींद में डिस्टर्ब हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ड्राइवर राम की ऐसी तीखी नज़रों से डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या कर दिया जो उसके बॉस उसे ऐसे घूर रहे हैं। ड्राइवर की आवाज़ काफ़ी तेज थी जिसे श्रुति ने भी सुना था पर गहरी नींद में होने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और राम की बाहों में ही कुनमुना कर सो गई। राम ने ड्राइवर को नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। ड्राइवर राम के इशारे को समझ गया और उसने वैसा ही किया। ड्राइवर की कार का दरवाज़ा खोलते ही राम ने आराम से श्रुति को अपनी बाहों में उठाया और विला के अंदर चला गया। विला अंदर से बहुत ही सुंदर था। अंदर एंटर होते ही एक बड़ा सा लिविंग रूम और उससे जुड़ी हुई सीढ़ियाँ जो ऊपर के दोनों फ्लोर पर जाती थी। राम श्रुति को लेकर अंदर एंटर हुआ और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। राम के अंदर एंटर होते ही सभी सर्वेंट्स की नज़र उस पर गई। वह सब राम को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने आज तक अपने बॉस को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। राम के पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स और अनिल भी अंदर आए। सभी सर्वेंट्स में से एक जो उन सबसे बड़ा था उसने जाकर अनिल से पूछा, सर्वेंट साहब, ये लड़की कौन है और यह बॉस के साथ कैसे? अनिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अनिल काका, मैं यह तो नहीं बता सकता कि यह कौन है पर हाँ, जो भी है बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रुककर फिर से इसलिए आप उनका ध्यान रखना। याद रहे उन्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बॉस के गुस्से से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर अनिल अपने रूम की ओर चला गया। राम जैसे ही ऊपर पहुंचा वह एक रूम के आगे आकर रुका। उसने रूम का डोर खोला और अंदर चला गया। वह एक मास्टर बेडरूम था जो पूरा वाइट था। उस रूम के बीचों बीच एक स्टेप था और उस पर एक किंग साइज बेड था। उसके दोनों ओर एक एक ड्रॉवर था। रूम में लेफ्ट साइड एक ड्रेसिंग टेबल था और उससे लगकर एक डोर था जो सीधा चेंजेस रूम में खुलता था। चेंजेस रूम बाथरूम से कनेक्टेड था।
रूम के राइट साइड एक कॉफी टेबल था और उसके आसपास 2 सोफे रखे थे। इस साइड एक और दरवाजा था जो बालकनी में खुलता था। उस बालकनी में से पूरा गार्डन दिखाई देता था। अंदर जाकर राम ने श्रुति को आराम से बेड पर लेटाया जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो। उसने उसे कंबल ओढ़ाया और एसी का टेम्परेचर सेट किया ताकि उसे ठंड न लग जाए। फिर वह फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद राम फ्रेश होकर और अपने कपड़े बदलकर वापस रूम में आया। उसने श्रुति की तरफ देखा जो अभी भी सो रही थी। वह जोर बढ़ गया और श्रुति के पास लेट गया। उसने श्रुति को आराम से अपनी तरफ खींचा और उसका सिर अपने सीने पर रख दिया। राम ने झुककर उसके फोरहेड पर किस किया और उसे उसी तरह निहारने लगा। उसने श्रुति को देखते हुए कहा, राम, आई एम सॉरी मेरी जान। अब तक तुम्हें खुद से दूर रखा और सजा दी इसलिए, पर अब आई प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूँगा। इतने सालों तक दूर रहकर बहुत सजा भुगत ली हम दोनों ने, पर अब और नहीं। अब ना मैं तुमसे दूर रहूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा, पर अब तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम मेरी हो ओनली माइन। इतना कहकर उसने एक बार फिर से श्रुति के फोरहेड पर किस किया और उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भरकर सो गया। कितना सुकून था आज उसके चेहरे पर। शाम के 7 बजे राम के बेडरूम में जब श्रुति की आंख खुली तो उसने खुद को एक मुलायम से बिस्तर पर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। उसने अपने आसपास देखा, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। अपने आप को अनजान जगह पर देखकर श्रुति घबरा गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसने खुद से कहा, श्रुति खुद से, मैं तो कार में थी और मिस्टर RS के साथ उनके घर। इतना याद आते ही उसे समझ आया कि वह इस समय कहाँ है। उसने खुद को डांटते हुए कहा, श्रुति खुद से, हाउ कुड यू डू दिस श्रुति, तुम सो गई, तुम उसकी बाहों में कैसे सो सकती हो। इतना सोचकर वह बेड से नीचे उतरी और उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसे वहाँ कोई नहीं दिखा तो वह फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। लगभग 10 मिनट बाद वह बाहर आई और उसने राम को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे वह कहीं नहीं दिखा। उसे बालकनी का दरवाजा खुला दिखा तो वह उस ओर चल दी। बाहर आकर उसने जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा तो उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहां से पूरा गार्डन दिख रहा था और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरा हो चुका था, आसमान में तारे चमक रहे थे पर चांद अभी तक नहीं निकला था। वो यह सब देख ही रही थी कि अचानक से उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ जिससे वह हड़बड़ा गई। एपिसोड 13। श्रुति फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कमर पर हाथ रखा। वो हड़बड़ा गई। वो राम था जिसने यह हरकत की थी। राम जब रूम में आया तब उसने श्रुति को बालकनी में खड़े देखा तो वह भी उस ओर आ गया। उसने पीछे से श्रुति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी ठुड्डी को उसके कंधे पर रखकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, राम, गुड इवनिंग वाइफी। इतना कहकर उसने श्रुति के ये लोब को किस कर लिया। राम की इस हरकत से श्रुति चिन्हुक उठी। राम के इतने करीब होने से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राम का हाल भी कुछ ऐसा ही था। श्रुति के बालों से आती भीनी भीनी खुशबू राम को मदहोश कर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह श्रुति को अपनी बाहों में लेकर खूब प्यार करे और अपने इसी वाइल्ड ख्यालों की वजह से उसकी पकड़ श्रुति पर और कस गई जिससे श्रुति हिल भी नहीं पा रही थी। श्रुति अपने आप को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी पर राम की पकड़ बहुत मजबूत थी जिसकी वजह से छुटना तो दूर वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, श्रुति, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। श्रुति की यह बात सुनकर राम चिढ़ गया। उसने श्रुति को खुद की तरफ किया और चीड़ के साथ कहा, राम, क्या यार वाइफी, जब देखो तब छोड़िए मुझे करती रहती हो, कभी तो कुछ और बोल लिया करो। राम की बात सुनकर श्रुति की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, श्रुति, ठीक है, कुछ और कहती हूँ। श्रुति की यह बात सुनकर राम ने एक्साइटेड होकर कहा, राम, क्या। श्रुति, यही कि मुझे घर जाना है। यह सुनकर राम का चेहरा लटक गया। फिर कुछ पल के बाद उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, राम, तुम घर पर ही तो हो। कुछ पल रुककर, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी होटल या सड़क पर खड़े हैं, हम घर पर ही हैं। राम की बात सुनकर श्रुति ने उसे घूकर देखा और थोड़े सख्त लहजे में कहा, श्रुति, मुझे मेरे घर जाना है, समझे आप, मेरे घर। इतना सुनते ही राम के फेस पर स्माइल और बढ़ गई और उसने तुरंत जवाब दिया, राम, मेरी जान, तुम अभी अपने घर पर ही हो। तुम अभी अपने घर में अपने बेडरूम में अपने पति की बाहों में खड़ी हो। राम के मुंह से यह सब सुनकर श्रुति का चेहरा लाल हो गया। अब वह गुस्से से था या शर्म से, ये वह खुद भी नहीं जानती थी। वह अपने मन में सोच रही थी,
श्रुति मन में, इस इंसान के पास मेरी हर बात का दो टुक जवाब कैसे होता है। अब मैं क्या करूं? इनकी बात को झूठला भी नहीं सकती, सच ही तो है। यह सब सोचते हुए श्रुति का फेस एक ऐसे मासूम बच्चे की तरह था जो किसी से अपनी चॉकलेट के लिए लड़ रहा हो और वह हार गया हो। श्रुति का ऐसा फेस देखकर राम को बहुत हंसी आ रही थी और वह मन ही मन हंस रहा था। अब श्रुति ने उसकी तरफ देखा, उसे राम के फेस पर स्माइल देखकर और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, श्रुति, मुझे मल्होत्रा मेंशन जाना है, जहां मैं अभी रहती हूँ वह मेरा घर है। श्रुति के मुंह से ऋषभ के घर को अपना घर सुनकर राम को गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने इमोशंस को झटक दिया क्योंकि वह अभी श्रुति पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि व्रत की वजह से श्रुति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए शायद वह राम के गुस्से को सह भी ना पाती। उसने शांति से जवाब दिया, राम ठीक है चली जाना, पर पहले डिनर कर लो। राम के मुंह से डिनर शब्द सुनते ही श्रुति की आंखों में चमक आ गई। सुबह से भूखे होने की वजह से उसे बहुत भूख लगी थी, पर कुछ ही समय में यह चमक गायब हो गई। जब वह बालकनी में आई थी तब उसने देखा था कि चांद अभी तक नहीं निकला है और बिना चांद को देखे वह अपना व्रत नहीं खोल सकती थी। इसलिए उसने अपनी भूख को कंट्रोल किया और झूठ बोलते हुए कहा, श्रुति नहीं, वह मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह सब वह अपने दिल पर पत्थर रखकर, ओ सॉरी, दिल पर नहीं पेट पर पत्थर रखकर कह रही थी, क्योंकि वह खुद ही जानती थी कि उसे कितनी भूख लगी थी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। श्रुति का यह सीली सा बहाना सुनकर राम को हंसी आ रही थी। वह अपने मन में हंस रहा था और मन ही मन सोच रहा था, राम, इस लड़की को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं मिसेस राम सिंघानिया, आप गलत सोच रही है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे मुंह से यह व्रत की बात निकलवाता हूँ। इतना सोचकर उसने श्रुति की तरफ देखकर कहा, राम पक्का तुम्हें भूख नहीं है? श्रुति, नहीं राम, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं है, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब अगर मैंने कुछ नहीं खाया ना तो पक्का मैं चक्कर खाकर यही गिर जाऊंगा। कुछ पल रुककर, अब तुम्हें तो भूख है नहीं तो तुम एक काम करना, तुम सिर्फ मेरे साथ बैठना, खाना मैं खाऊंगा। मुझे लगा आज हम साथ में डिनर करेंगे, इसलिए आज मैंने सब कुछ मेरी पसंद का बनवाया था, पर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खा लूंगा। राम की बात सुनकर श्रुति ने पूछा, श्रुति क्या क्या बनवाया था? राम, ज्यादा कुछ नहीं, बस पूरी, आलू मटर की सब्जी, बूंदी का रायता, आलू पराठे, दही, चीज पास्ता और सबसे खास चीज मेरा फेवरेट गाजर का हलवा। रुककर फिर से, पर तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें तो भूख नहीं है ना? यह सारी चीजों के नाम सुनकर श्रुति के मुंह में पानी आ रहा था। यह सब श्रुति का फेवरेट खाना था, राम का नहीं। 3 साल पहले जब राम ने श्रुति की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी तब से उसे श्रुति की हर छोटी से छोटी चीज के बारे में पता था और इसलिए आज उसने सब कुछ उसकी पसंद का बनवाया था। राम की बात सुनकर श्रुति ने रोनी सूरत बना ली और कहा, श्रुति नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। कुछ पल रुककर, चलिए आपको भूख लगी है ना, आप खाना खा लीजिए। इतना कहकर श्रुति आगे बढ़ने को हुई, पर तभी राम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, राम वाओ, आज चांद कितना सुंदर लग रहा है ना, वो देखो। इतना कहते हुए उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। राम के मुंह से यह सुनकर श्रुति की आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह चहक कर बोली, श्रुति क्या सच में चांद निकल आया? ओह थैंक्स गॉड, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलिए खाना खाते हैं। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे चांद कहीं नजर नहीं आया। उसने राम की तरफ मुड़ते हुए कहा, श्रुति कहाँ है चांद? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? इतना कहकर वह पीछे मुड़ी तो उसने राम को हंसते हुए देखा। उसे सब समझ आ गया कि एक बार फिर राम ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया है और वह फ्लो में सब कुछ बोल गई है। राम ने उससे कहा, राम, पर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख नहीं है और अभी कह रही हो कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहोगी? श्रुति ने अपनी बात को संभालते हुए हकला कर कहा, श्रुति नहीं नहीं मुझे तो सच में भूख नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी ऐसे ही। इतना कहकर वह नकली हंसी हंसने लगी और आगे बोली, श्रुति वह आप कह रहे थे ना कि आपको भूख लगी है, तो चलिए आप खा लीजिए। इतना कहकर वह बालकनी से अंदर की तरफ चल दी। एपिसोड 14। श्रुति रूम की तरफ जा रही थी तभी पीछे से राम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और प्यार से उसका नाम पुकारा, राम। श्रुति। राम के मुंह से इतने प्यार से अपना नाम सुनकर श्रुति के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने पलटकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। राम ने उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपनी ओर कर कहा,
राम, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को झूठ बोलना भी आता है। इतना कहकर उसने श्रुति के चेहरे को अपने हाथों में बटोरा और कहा, राम जान, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र बढ़ाने के लिए अगर तुम्हें भूखा रहना पड़े तो मुझे ऐसी बढ़ी हुई उम्र नहीं चाहिए। राम के मुंह से अपने लिए जान और बाकी की बातें सुनकर श्रुति के दिल ने तो जैसा धड़कना ही बंद कर दिया था। वह कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपने आप को राम की पकड़ से छुड़ाया और रूम की ओर बढ़ गई। वह कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसका सिर चकराने लगा और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि राम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। राम ने उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। राम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर खुली हवा के लिए बालकनी में आ गया ताकि उसे अच्छा महसूस हो। राम ने उसे बालकनी में पड़े काउच पर लेटाया और पास में रखे पानी के ग्लास से कुछ पानी की छींटें उसके चेहरे पर मारी। श्रुति के फेस पर पानी की छींटें पड़ने से वह हल्के होश में आ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी नज़र आसमान में चमक रहे तीज के चांद पर पड़ी। उसे देखकर श्रुति के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसके कानों में राम की आवाज गई और उसने राम की तरफ देखा। राम ने जब श्रुति को होश में आए देखा तब उसने चैन की सांस ली। उसने कहा, राम, श्रुति तुम ठीक हो ना? श्रुति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राम पानी के ग्लास को श्रुति के मुंह के पास ले जाते हुए बोला, राम यह लो, तुम थोड़ा पानी पी लो। श्रुति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने राम के हाथ से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वह उठने की कोशिश करने लगी तो राम ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे काउच पर टेक लगाकर बैठा दिया। राम ने फिर से श्रुति के मुंह के पास पानी का ग्लास ले जाते हुए कहा, राम यह लो, तुम्हें और पानी पीने की जरूरत है, उसे पियो। इतना कहकर उसने पानी के ग्लास को श्रुति को पकड़ा दिया और उसके पास ही बैठ गया। श्रुति ने जैसे ही एक घूंट भरा उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे याद आया कि उसने चांद को देखा, उसके बाद राम को, और उसके बाद राम ने उसे पानी पिलाया। उसे एहसास हुआ कि आज सही मायने में उसका व्रत पूरा हुआ जब उसके पति ने उसका व्रत तोड़ा। यह सब सोचते हुए उसके गले में पानी अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। राम ने जब उसे खांसते हुए देखा तो उसने श्रुति की पीठ को सहलाया और उससे कहा, राम आराम से जान, क्या कर रही हो? श्रुति ने जब फिर से राम के मुंह से जान सुना तो उसकी खांसी और बढ़ गई। उसने खुद को संभाला और खुद से ही बोली, श्रुति खुद से, हे महादेव, यह क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? जितना मैं इनसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ आप उतना ही हमें पास ला रहे हो। आखिर चाहते क्या है आप? फिर वह राम से बोली, श्रुति मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वह तेजी से काउच पर से उठ गई और फिर उसने राम की तरफ देखकर कहा, श्रुति मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वह अंदर की ओर चल दी। राम ने जब श्रुति की ऐसी हरकतें देखी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में सोचा, राम मन में, यह लड़की अभी अभी चक्कर खाकर गिरी है और अभी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, इसे तो मैं बताता हूँ। इतना सोचकर वह अपने लंबे कदमों से श्रुति के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम से बाहर की तरफ चल पड़ा। श्रुति ने राम की तरफ देखा और उससे कहा, श्रुति यह आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए मुझे। श्रुति की यह बात सुनकर राम ने चीर से उसकी तरफ देखा और कहा, राम चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलना वरना तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। कुछ पल रुककर जब देखो तब छोड़िए मुझे या फिर नीचे उतारिए, मुझे करती रहती हो। अब तुम कुछ नहीं बोलेगी, समझी? श्रुति ने राम की तरफ गुस्से से देखा और उसके सीने पर एक मुक्का मारकर कहा, श्रुति आप बहुत बुरे हैं। श्रुति की ऐसी बच्चों जैसी हरकतों पर राम को बहुत प्यार आ रहा था। उसने श्रुति को उचककर अपने ओर पास कर लिया जिससे श्रुति के हाथ अनायास ही राम की गर्दन पर लिपट गए। राम ने मुस्कुराकर कहा, राम जानता हूं पर अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हें इसी बुरे इंसान के साथ रहना है, समझी मेरी जान? इतना कहकर उसने श्रुति को एक आंख मार दी। राम की ऐसी हरकतों पर श्रुति के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। राम श्रुति को किचन में लेकर आया और उसने उसे प्लेटफॉर्म की स्लैब पर बैठा दिया। श्रुति नीचे उतरने की कोशिश करने लगी तो राम ने उसे फिर से ऊपर बैठाया और कहा, राम यहाँ से हिलना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर राम फ्रिज की ओर चला गया। राम की बात सुनकर श्रुति ने मुंह बनाया और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, श्रुति आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। जब देखो तब ओडोर देते रहते हैं, यह करो वह करो, टकडू कहीं के। इतना कहकर वह मुंह बिचककर बैठ गई।
श्रुति यह सब बहुत धीरे से बोली थी, इतना धीरे कि राम को भी सुनाई दिया, टंग आउट टंग आउट। राम ने जब श्रुति की बात सुनी तो उसके फेस पर स्माइल और बढ़ गई। उसे श्रुति का यूं बच्चों की तरह मुंह फुलाना बहुत क्यूट लग रहा था। उसने कहा, राम, मैंने सब सुन लिया। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया, वह वैसे ही बैठी रही। राम ने फ्रिज में से दूध का जग निकाला और श्रुति के पास आ गया। उसने श्रुति को एक ग्लास में दूध निकाल कर दिया और कहा, राम, पियो इसे। श्रुति ने कंफ्यूजन के साथ कहा, श्रुति, क्या? राम, अगर घर जाना चाहती हो तो चुपचाप इसे पियो, या फिर टेबल पर खाना रखा है, उसमें से जो चाहे वह खा सकती हो। इतना कहकर उसने दूध के ग्लास को वापस श्रुति की ओर बढ़ा दिया। श्रुति ने अपने मन में सोचा, श्रुति आज इनका दिन है, इसलिए मान ले इनकी बात, वरना यह तुम्हें जाने नहीं देंगे। कल जब तेरा दिन आएगा तब अच्छे से बदला ले लेना। कुछ पल रुककर, पर कुछ भी हो, मैं इनके हाथों से तो कुछ नहीं खाऊंगी। इतना सोचकर उसने राम की तरफ और फिर उसके हाथ की तरफ घुका देखा। उसने राम के हाथ से दूध का ग्लास न लेकर अपने लिए दूसरा ग्लास लिया और उसमें दूध लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। वहां जाकर उसने एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला और शांति से खाने लगी। श्रुति की इस हरकत से राम पूरी तरह शॉक्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। यह पहली और एकलौती इंसान थी जो राम की बात को इस तरह से इग्नोर करने की हिम्मत कर सकती थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो राम अब तक उसे जान से मार चुका होता, पर वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यह उसकी बीवी थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था। उसने अपने मन में सोचा, राम, मन में, यह लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? इतना सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़े दूध के ग्लास की तरफ देखा। उसने उसमें से एक सिप लिया और ग्लास लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चल दिया। एपिसोड 15। राम दूध का ग्लास लेकर डाइनिंग टेबल के पास आया और वह श्रुति के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। श्रुति ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। खुद को यूं इग्नोर होता हुआ देखकर वह चिढ़ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था आज, क्योंकि जिस लड़की को वह पिछले 2.5 सालों से ढूंढ रहा था वह फाइनली आज उसके सामने थी। वह यही सोच रहा था कि कैसे इस लड़की को पहली बार देखकर ही उसे इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह खुद को उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था। वह इसके पीछे इतना पागल हो गया कि उसने तुरंत श्रुति की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। उससे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा था। अब वह बस उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने 3.5 साल पहले श्रुति को एयरपोर्ट के बाहर देखा था और बस देखता ही रह गया। उस समय श्रुति किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके हंसने पर उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल पड़ते थे और वह बस उन्हीं में खो गया था। उसे याद आ रहा था श्रुति का उसे बचाना, उसे डांटना, उस पर और उसके बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा करना और मुंह फुलाकर और पैर पटककर वहां से चले जाना। यह सारी बातों को याद कर राम के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने श्रुति की तरफ देखा जो मजे से गाजर का हलवा खा रही थी। वह अपने पास में खो गया। जब उसे यह पता चला था कि राम की जान बचाने की वजह से श्रुति पर हमला हुआ था तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उसके पीछे लगा दिया था ताकि वह लोग छिपकर श्रुति को प्रोटेक्ट कर सके। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ कैमरा रखने के लिए कहा था ताकि वह हर पल उसे देख सके। अब उसकी यह आदत हो गई थी। उसकी हर सुबह और शाम श्रुति को देखकर ही होती थी। वह उसके लिए इतना दीवाना हो गया था कि जब कभी श्रुति घर से बाहर नहीं निकलती और वह उसे देख नहीं पाता था तो वह पागल हो जाता था। वह उसके साथ रहना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, पर वह मजबूर था। उसे पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। श्रुति ने सिर्फ उसकी जान बचाई थी, फिर भी वह लोग उसकी जान के पीछे थे। तो जब उन सबको यह पता चल जाता कि वह लड़की राम की मोहब्बत है और उसे जान से ज्यादा प्यारी है तो श्रुति के ऊपर खतरा और बढ़ जाता और राम यह कभी नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने श्रुति से दूर रहने में ही भलाई समझी। ऐसे ही 3 महीने निकल गए और अब उसका श्रुति से दूर रहना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। वह खुद को अब और नहीं रोक पा रहा था, इसलिए उसने यह डिसाइड किया कि वह अब श्रुति से दूर नहीं रहेगा और उसे अपने पास ले आएगा। इसके लिए उसे अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने की जरूरत थी ताकि कोई कभी भी उस तक या श्रुति तक न पहुंच सके। उसने उस इंसान का पता लगा लिया था जिसने एयरपोर्ट पर उस पर हमला करवाया था और श्रुति को भी मारने की कोशिश की थी। जैसा कि उसने कहा था कि वह उसे अपने हाथों से मारेगा तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे इस बात का गुस्सा नहीं था कि उस आदमी ने उसको जान से मारने की कोशिश की थी, उसे तो इसका गुस्सा था कि उसने उसकी जान को मारने की कोशिश की। हाँ, श्रुति उसकी जान बन गई थी। अब उसके बिना जीने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता था।
उसने अपने बाकी दुश्मनों को भी बर्बाद कर दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वह श्रुति के साथ बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। उसने उन सबको इस तरह से बर्बाद किया था कि उन्हें पता भी ना चला कि उनके साथ यह क्या हुआ और वे कभी पता भी ना लगा पाए कि यह सब किसने किया। यह सब करने में उसे कम से कम 2 महीने लगे थे। अब उसे बस श्रुति को अपने पास लाना था और इसके लिए उसके पास 2 रास्ते थे, प्यार या जबरदस्ती। इतने दिनों तक श्रुति के बारे में जानने के बाद उसे पता था कि श्रुति एक सिंपल सी लड़की है और उसकी लाइफ में सिर्फ 3 लोग इम्पोर्टेंट थे। एक तो उसकी फैमिली जिनकी वह जान थी, दूसरा उसके दोस्त जो उसकी जान थे और तीसरा उसके सपने जिनके लिए वह जीती थी। राम को पता था कि श्रुति जितनी सिंपल है उतनी गुस्सैल और जिद्दी भी। उसके लिए दोनों में से कोई भी रास्ता आसान नहीं था, पर फिर भी उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने यह इसलिए चुना था क्योंकि उसे पता था इस रास्ते में उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करता पड़ेगा और श्रुति जल्द से जल्द उसके पास होगी। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने श्रुति को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वह खुद उसे लेने जाने वाला था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि श्रुति को कुछ भी हो और इस मामले में वह खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उस वक्त वह कार में था जब उसे एक कॉल आया था और उस एक कॉल से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने तुरंत कार को हॉस्पिटल लेने को कहा। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो वह अंदर चला गया। जब 2 घंटे बाद वह बाहर आया तो उसके फेस पर कोई इमोशंस नहीं थे। उसने तुरंत कार को घर की तरफ लेने को कहा और घर जाकर अपने कमरे में चला गया। 3 दिन तक उसने खुद को बिना खाए पिए रूम में बंद रखा था। 3 दिन बाद जब वह रूम से बाहर आया तो उसकी आंखें लाल थी। अब ये गुस्से की वजह से, ना सोने की वजह से या फिर शराब की वजह से थी, ये बात उसे ही पता थी। उस दिन उसने अपने आदमियों को श्रुति को किडनैप करने का ऑर्डर दिया। उसे पता था कि श्रुति अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करती है, जिसके लिए वह जान दे भी सकती थी और किसी की जान ले भी सकती थी। इसलिए उसने उसकी बहन को भी किडनैप करवा लिया था। उसने श्रुति को शादी के लिए फोर्स किया, पर जब वह नहीं मानी तो उसने उसे उसकी बहन को लेकर ब्लैकमेल किया और इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उसने श्रुति को छोड़ दिया। यह करना उसके लिए मरने से भी ज़्यादा मुश्किल था, पर फिर भी उसने यह किया था। शादी के तुरंत बाद वह लंदन चला गया क्योंकि उसे पता था कि अगर वह यहाँ रुका तो खुद को और रोक नहीं पाएगा। पर उसे क्या पता था कि यह लड़की अब उसके लिए इतनी ज़रूरी हो गई थी कि वह 7 समंदर पार भी सिर्फ उसके ही ख्यालों में रहता था। अब उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था ताकि उसके पास श्रुति के बारे में सोचने का टाइम ही ना रहे। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 2 या 3 घंटे ही वह आराम करता था, या फिर यह कह सकते हैं कि उतना भी नहीं, क्योंकि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता था उसके सामने श्रुति का चेहरा आने लगता था। ऐसे ही 4 महीने निकल गए। अब तो उसने आराम करना ही बंद कर दिया था। वह पूरे 24 घंटे किसी मशीन की तरह काम करता और खाना भी सिर्फ जीने के लिए खाता था। जब वह सांस लेता तब उसे एहसास होता था कि वह जी रहा है, बाकी उसकी जान तो श्रुति के साथ ही चली गई थी। अनिल को अब उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने राम की हालत के बारे में नील, यश और सानवी को बता दिया था कि कैसे वह बिना खुद पर ध्यान दिए और आराम किए सिर्फ काम कर रहा है। उसने यह भी बताया था कि वह यह सब श्रुति के लिए कर रहे हैं, पर उसने न तो उन्हें श्रुति की फोटो दिखाए और न ही उसका नाम बताया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके बॉस को इस बारे में पता चल जाता तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अनिल की बातें सुनकर वह तीनों तुरंत लंदन आ गए थे और Unhan jaba pain by ko de kata soka hogai. Unha de visvasahi nahi wadaki anaka by joki hem esalarikio se dura raha karata devaha asia akalaraki ke liatana pagala hogaya deki vaha almost a diprasana mem kalagayada. Una tino ne rama ko bahoda samajane ki kazisa ki vaha unak sathagara vapasa kale paravaha nahimana. Eka haft vaha rukakara vaha tino vapasa kale gaida. Thanks for